गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, फिजिक्स देख रहे थे। तो फिजिक्स में हम लोग बात किए थे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और स्पीड के बारे में बात कर रहे थे। नहीं ये ना, तो ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस में बताया गया था कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। आप स्केलर जो भी क्वांटिटी होता है उसको आप सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, इस कारण से आप जो सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी, बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी, जो हिंदी में आप विस्थापन बोल रहे हैं, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जो है आप सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा बीच में डिस्प्लेसमेंट पे बात कर रहे थे, उसको भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी, बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। यानी दोज क्वांटिटी आर वेक्टर, दोज क्वांटिटी are vector, those quantity are vector, they do not, those quantity are vector, they do not follow, they do not follow, they do not follow a simple algebra, simple अलजेब्रा। यानी बातें समझ में आ रहा होगा कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ रहा? क्योंकि ये इसके पिछले क्लास में बताए थे कि अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाने में 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 मीटर है, टोटल डिस्टेंस पूछते थे तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर कह देते थे, बराबर आप जो 10 मीटर कह देते थे, ये नहीं कहते थे डिस्टेंस में। लेकिन ये सिंपल अलजेब्रा के थ्रू जोड़ रहे हैं, ये सिंपल अलजेब्रा के थ्रू आप जोड़ रहे हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रहा? वेक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आप डिस्टेंस निकाले हैं तो इस तरह से किए हैं। अभी आपको एग्जांपल देते हैं तो आपको महसूस होगा। जैसे अगर बात किया जाए कि आपका स्केलर क्वांटिटी है, एक ऐसा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को आप सिंपल अलजेब्रा के तहत जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं बताए थे, अगर इधर का डिस्टेंस आपका जो है यहाँ से इनिशियल मानते हैं और यहाँ तक अगर जाते हैं और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं तो यहाँ तक जाते हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसी अगर इसका मान लें लेंथ जो है ए से बी तक का जाने का दूरी 5 मीटर है या 3 मीटर ही मान लीजिए, और बी से सी तक जाने का 4 मीटर होगा, तो ई वाला लेंथ कितना होगा? क्योंकि हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना। हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला लेंथ कितना होगा छोटू? यानी AC हमको निकालना है। AC क्या करना है? AC हमको निकालना है। तो आप सिंपल से क्या किए थे? कौन सा थ्योरम लगाए थे? पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर वेक्टर है तो कौन सा नियम लग रहा है? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। यानी सबसे पहले जब भी आपको लगेगा, इस बात को एहसास है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो ही करेगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ट्रायंगल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा?
लेकिन यहाँ कोई ट्रायंगल्स बन रहा है नहीं। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी आपका स्केलर क्वांटिटी होगा उस सिंपल अलजेब्रा के थ्रू जुटेगा, लेकिन जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे उसको आप सिंपल अलजेब्रा के तहत नहीं जोड़ सकते। वो हमेशा ट्रायंगल्स लॉ ही फॉलो करेगा, वो ट्रायंगल्स के अनुसार ही जुटेगा। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ ट्रायंगल्स के अनुसार आप देख रहे हैं कि यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बात समझ में आ रहा? और इसमें जब वहाँ पढ़ाएंगे, जब चैप्टर शुरू होगा तब वहाँ बताएंगे कि ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो भी कर रहा है और साथ साथ में 5-6 को फार्मूला भी लिखाएंगे डायरेक्टली। बात समझ में आ रहा? वहाँ डायरेक्टली बताएंगे साइन रूल और कोसाइन, साइन रूल और कोसाइन रूल। बात समझ में आ रहा? पहली बार नाम सुन रहे होंगे, साइन रूल और कोसाइन रूल, साइन रूल और कोसाइन रूल बताया जाएगा। बात समझ में आ रहा? साइन रूल और कोसाइन रूल पर हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ डायरेक्टली निकालेंगे। बात समझ में आ रहा? अगर इस एंगल के बारे में हमको थीटा, इस एंगल पता है कि 90 डिग्री है, तो जो भी आप निकालना चाहते हैं, अगर ये निकालना चाहते हैं, ई वाला थीटा निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं साइन थीटा, फिर ये निकालना चाहते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं। यानी जो आपका मन है उसके अनुसार इसके फॉर्मूला पर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं वो हमेशा फॉलो करते हैं ट्रायंगल्स लॉ। बात समझ, ये दिमाग में आपको सेट कर दिए, क्योंकि आप अभी नहीं 11th में जाइएगा तब ट्रायंगल्स लॉ पढ़ना है, लेकिन हम जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा ट्रायंगल्स लॉ के किसको कहते हैं। बात समझ में आ रहा? तो जितना भी वेक्टर क्वांटिटी होगा ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करेगा। एक कोई ऐसा भी क्वांटिटी होगा जो कि ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं भी करता, और कोई भी ऐसा भी क्वांटिटी होगा कि ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करता भी है। बात समझ में आ रहा? तो भी वहाँ कभी कभी आप देखिएगा, जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, बात समझ में आ रहा? इलेक्ट्रिक करंट का बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, आपको इलेक्ट्रिक करंट बहुत सा दिमाग में विद्यार्थी को बैठ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वास्तविक बात में इलेक्ट्रिक करंट आपका स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा? क्योंकि उसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए के साथ भी आपका स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा? यानी करंट का डायरेक्शन अगर इधर जा रहा है, यहाँ कोई जंक्शन पॉइंट है, इधर गया, हो सकता है करंट का डायरेक्शन इधर गया, कोई करंट का डायरेक्शन इधर है, इधर है, इधर है, मतलब बहुत सारा डायरेक्शन एक पॉइंट से निकला है। इसका मतलब आप तो वेक्टर उसी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो साथ साथ डायरेक्शन हो। तो इसमें अगर बोल दे इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर करंट गया, इस डायरेक्शन में 5 एम्पियर गया, इस डायरेक्शन में 6 एम्पियर गया, इस डायरेक्शन में 7 एम्पियर गया, इस डायरेक्शन में 8 एम्पियर गया, 8 एम्पियर गया, तो आप इसको सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा? सिंपल अलजेब्रा से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि लेकिन वास्तविक बात में विद्यार्थी को, स्टूडेंट को ये लगता है कि कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। काहे लगता है? क्योंकि आपका ये मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है 3 एम्पियर और साथ साथ में आपका डायरेक्शन भी दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है करंट, और कितना कर रहा है? 3 एम्पियर। तो मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है, साथ साथ डायरेक्शन भी दिखा रहा है। लेकिन इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप जानते हैं कि जो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो साथ साथ डायरेक्शन हो वो कौन सा क्वांटिटी कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ रहा? तो ये ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा भी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ में डायरेक्शन भी है, वेक्टर भी कहलाता है, लेकिन वास्तविक में वो स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहलाता है कि वो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ? तो ये डिफिनेशन हम लोग को जानना गलत हो जाएगा कि सिर्फ जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वही वेक्टर हो, ये कहना गलत हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसको वेक्टर, उस क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ साथ में डायरेक्शन हो और ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करे। बात समझ में आ रहा है? ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करेगा तभी आपका वेक्टर होगा, ऐसे वेक्टर नहीं कहलाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा।
बात समझ में आ रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ ट्राइंगल्स लॉ को फॉलो कर रहा है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगा, यहाँ ट्राइंगल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगा। बात समझ में आ रहा है। तो पूरा 9th क्लास तक जनरली बच्चा को पढ़ा दिया जाता है कि बस जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा स्केलर होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड साथ डायरेक्शन होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन हम जब पढ़ाते हैं तो ये बात आपको दिमाग में बैठा दें कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी उसी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसको तो स्केलर कहते ही हैं। लेकिन जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ साथ में ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करेगा तभी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब ये कहना गलत हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो को रहेगा तब वेक्टर, क्योंकि जो इसके पास भी तो दो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है साथ साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन ये स्केलर का है क्योंकि ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा। तो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करेगा तभी आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, और इसे वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, ये दोनों को कंपेयर करके बता देंगे, क्योंकि ये कहना गलत हो जाएगा हम लोग के कि जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो वही स्केलर क्वांटिटी, वही वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वही वेक्टर क्वांटिटी है। ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि आप इसके पास देख रहे हैं मैग्नीट्यूड भी है साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो कर रहा है नहीं। बात समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो ये आज की क्लास में ये बताया गया छोटू। फिर हम लोग इसके आगे फिर भी बात करेंगे, इसके आगे देखने वाले हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख दिए हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोज क्वांटिटी आर वेक्टर, दे डू नॉट फॉलो ए वेक्टर। तो ये यहाँ जो है दोज क्वांटिटी आर वेक्टर, दे फॉलो ए, अच्छा हाँ सही लिखे, दे फॉलो डिनोट सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। बात समझ में आ रहा है। यानी वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा, यानी ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रहा है। ये लिखना है तो लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो अभी चलेगा, फिर जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो आपको महसूस ज़्यादा पता चलेगा, उतना लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है क्यों है, या बाकी है यहाँ से भी आप जज कर सकते हैं। ये सब पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब तो लिखने का जरूरत नहीं है, बस पीछे वाला बात ये। अब हम लोग पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख रहे हैं, और उसके आगे भी टॉपिक बढ़ाएंगे, स्पीड भी देख रहे थे, तो उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आपको बताया गया था, ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था ये चीज़ कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके पहले आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे बात किया जाए तो आप कह सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट पर, विस्थापन पर अगर बात किया जाए तो इस तरह से कह सकते हैं, जैसे जिस तरह से हम लोग कह रहे थे कि डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस क्या होता है, कभी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। बात समझ में आ रहा है। यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। बात समझ में आ रहा है। इस बात का एहसास होगा कि आप जैसे 10 मीटर चल रहे हैं, 10 मीटर चल रहे हैं, तो आप वो कहेगा कि कोई बड़ी -10 मीटर चल रहा है, तो कहना उसका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। और ये भी जानिए, जितने भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, जितने भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी आप उठा लीजिए, वो आपका पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए डिस्टेंस आपका जो है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो नहीं हो। बात समझ में आ रहा। ये बात को एहसास होना चाहिए कि जितने भी स्केलर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कभी हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो होगा कभी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा। डिस्टेंस आपका जो है स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी जितना भी है ना पॉजिटिव होगा, ना नेगेटिव होगा, ना जीरो होगा। बात समझ में आ रहा। एक नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है। ये कहने का सेंस। लेकिन जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो होगा। बात समझ में आ।
ये ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव मतलब तो आप समझते हैं प्लस वाला, जीरो भी मतलब समझते हैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट बताया था कि डिस्प्लेसमेंट एक सर्कल पर घूम रहा है बड़ी पाथ पे, जहाँ उसका इनिशियल पॉइंट वहीं फाइनल पॉइंट आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव कहने का मतलब ये है कि उसका डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये नहीं कि माइनस के बारे में बात कर रहा। बात समझ में आ रहा है? हमसे बड़ी दूर जा रहा है यानी प्लस, हमसे बड़ी भीड़ आ रहा है माइनस, इस तरह से हम लोग सोचते हैं। बात समझ, वो वहाँ पूरा महसूस हो जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट आएगा, नया चैप्टर मोशन शुरू करेंगे तब वहाँ पता एहसास चलेगा इस बात का। बात समझ में आ रहा? तो हम लोग ये नहीं कहने वाले हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव माइनस, अगर जैसे कोई कह दे कि -3 यूनिट, तो ये हमको नहीं कहना है कि अच्छा ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, ये बस सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है कि माइनस में। बात समझ में आ रहा है? ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि माइनस के डायरेक्शन में जा रहा। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान दीजिए, जितने भी आपका स्केलर क्वांटिटी है वो तो आपका पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो नहीं सकता, लेकिन जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं वो पॉजिटिव निगेटिव जीरो होते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव जो है डायरेक्शन दिखाता किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमसे बड़ी कितना करीब आ रहा है या हमसे बड़ी कितना दूर जा रहा है, उसी को पॉजिटिव निगेटिव कह सकते हैं। क्या समझ में आ रहा? तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जितना भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता है, लेकिन जितना भी स्केलर क्वांटिटी है वो पॉजिटिव निगेटिव जीरो नहीं होता। बात समझ में आ रहा? और पॉजिटिव निगेटिव डिस्प्लेसमेंट में जो वेक्टर क्वांटिटी में बताएं वो सिर्फ निगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा, ये नहीं कहिएगा कि उसका मैग्नीट्यूड पूरा वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव कहना गलत, तो डायरेक्शन बता रहा है। बात समझ में आ रहा है कि प्लस डायरेक्शन यानी ऊपर, कोई बड़ी को ऊपर फेंक रहे हैं यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कोई बड़ी को नीचे जा रहा है इसका मतलब निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। बातें समझ में आ रहा है? ये दिखाता, ये नहीं कि पॉजिटिव मान जा रहा निगेटिव मान जा, ये कहना गलत हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और फिर हम लोग विशेष जब वेक्टर पढ़ेंगे तब वहाँ और एहसास चलेगा कैसे कैसे हो रहा। बात समझ में आ रहा है? फिर हम लोग तो देख लेते थोड़ा सा पॉजिटिव, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकली बता रहे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और आपका है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो है आपका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा आपका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट और तीसरा आपका जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट तो एक्सप्लेनेशन कर दिया गया था, अब हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ध्यान देते हैं छोटू, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जैसे ग्राफिकली मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताते हैं तो आपको और एहसास हो जाएगा किस तरह से होता है। मान लिया जाए इस तरह से पॉइंट है आपका, बीच में जो है वो क्लियर है कि नहीं। अब आप जानते हैं इधर लेफ्ट साइड उधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड उधर राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में जितना भी वैल्यू होगा एक से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में जितना भी मान होगा एक से छोटा होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी तक होगा, यानी जीरो से आपका छोटा होगा, यानी -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाएगा, -∞ तक जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? फिर इधर बात करते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ जो है 5 6 7, इस तरह से अगर हम ले लेते हैं, बात समझ में आया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से हम डायरेक्शन इधर यहाँ से लेके 2 यूनिट या 3 यूनिट तक हम जाके स्टॉप कर देते हैं, और इसको हम इधर से जो है जीरो से लेके हम लोग अगर 1 तक चले जाते हैं, 1 तक या 2 तक भी जा सकते हैं, यहीं तक चले जाते हैं, 0 से 1 तक पॉजिटिव डायरेक्शन में गए और 0 से -1 तक निगेटिव डायरेक्शन में, यानी निगेटिव वैल्यू में गए। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखना है कि 0 से 3 तक गए
अगर हम इसको कह दें कि x2 गए हैं और इसको कह दें कि x1 गए हैं, बात समझ में आ रहा है? एक कह देते हैं कि ये रुके x2 गए हैं, दूसरा कह देते हैं x1 गए हैं, तो बताइए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दो पॉइंट के बीच का दूरी तो आप बढ़िया से निकालने जानते हैं छोटू, कि दो पॉइंट दिया हुआ है तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? अब अगर बॉडी ऐसे जा रहा है यहाँ से, ऐसे यहाँ है, और एक जो है बॉडी यहाँ है, इस तरह से देखिएगा यहाँ है, और एक इस तरह से घूमते हुए जा रहा है, इस तरह से ये शॉर्टेज डिस्टेंस को ही निकालते हैं। इसका मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जान रहे हैं। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो फाइनल वेलोसिटी में फाइनल जो इसका लेंथ है और इसका इनिशियल जो लेंथ है, क्योंकि यहाँ से बॉडी यहाँ तक चला और एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक चला, फाइनल में इनिशियल घटा देंगे, उनको पता चल जाएगा क्या है। बात ये समझ में आ रहा? तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए छोड़ो, तो इन्हें की एक्सेलरेशन कर रहे हैं कि यहाँ वेलोसिटी घट रहा है, लेंथ घटा रहे हैं, लेंथ घटा के दिखा रहे हैं। वेलोसिटी करना बहुत गलत बात हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन देता, और ये एक्सेलरेशन की कहानी यहाँ चल नहीं रहा छोटू। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बराबर x2 माइनस x1 होगा। फाइनल डिस्टेंस में इनिशियल डिस्टेंस घटा देंगे। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से फाइनल में फाइनल का वैल्यू कितना है? 3। फाइनल का वैल्यू कितना है? 3। बात समझ में आ रहा? फाइनल का वैल्यू कितना है? 3। तो यानी फाइनल, क्योंकि 0 से कहाँ तक गया? 3 तक, यानी +3 लेंगे। बात समझ में आ रहा? और माइनस बीच में, और x1 कितना? 0 से कहाँ तक आया? 1 तक, यानी -1 तक आया, तो -1 लेंगे। बातें समझ में आ रहा? यहाँ से आप बात करेंगे, यहाँ से 3 माइनस +1 3 1 4 पॉजिटिव मान है कि नेगेटिव मान? इसी को हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी इसका मतलब ये पता चला कि यदि राइट साइड में आप बड़ा क्वांटिटी लेते हैं, राइट साइड में अगर पॉजिटिव मान लेते हैं बड़ा, यानी फाइनल जो है, फाइनल पॉइंट जो अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो पक्का फाइनल बड़का में छोटा घटेगा। कोई भी आप जानिए, बड़ा में छोटा घटेगा तो हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव ही मान देगा ना। बड़ा में छोटा घटेगा तो हमेशा पॉजिटिव मान देगा, लेकिन छोटा में बड़ा घटेगा तो हमेशा नेगेटिव मान देगा। बात समझ में आ रहा है? इस तो बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर राइट साइड फाइनल पॉइंट है, राइट साइड ही, तो राइट साइड फाइनल पॉइंट लेते हैं और लेफ्ट साइड इनिशियल पॉइंट लेते हैं, तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करना। बात समझ में आ रहा है? अब जस्ट इसी का उल्टा बात कर लेते हैं, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का। तो ध्यान दीजिएगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसे इस तरह से हम ले लेते हैं छोटू, और यहाँ से हम लोग 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया। बातें समझ में आ रहा है? अब इस बात को ध्यान देना है छोटू कि यहाँ से अभी उस समय यहाँ से 0 से स्टार्ट करते थे और 3 तक जाते थे, 3 यूनिट तक चले गए। अब यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 यूनिट तक -1 तक चले गए। अब इसको हम लोग कह देते हैं, इसको अब हम लोग x1 कर देते हैं, इसको x2 कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको फाइनल पॉइंट कर रहे हैं और इसको अब हम लोग इनिशियल पॉइंट कर रहे हैं, यानी x1 कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग x1 कर दिए, इसको क्या कर दिए? x2 कर दिए। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं शुरू में। डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा? बड़का में छोटा घटेगा ना। हम लोग क्या जानते हैं? फाइनल पॉइंट में इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट यहाँ क्या लिए थे? राइट साइड लिए थे, लेकिन अब फाइनल पॉइंट यहाँ किधर ले दी? लेफ्ट साइड। बात समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है? उधर x2 माइनस में ना है, माइनस में, तो उससे हमको क्या दिक्कत है? आप प्लस में कर तो प्लस में करेंगे तो फिर तो वही लौट के आ जाएगा। हमको लाना है निगेटिव मान,
बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से देखिए ना, उसके बाद फिर बताते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग नहीं समझ में आ रहा है कुछ की ना आ रहा था, इसको लिखिए पहले, लिखिए ना, उसके बाद फिर आगे बात लिखिए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिखिए, उसके बाद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बाद। कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ को बार बार सुनते सुनते इरिटेट हो जाता है कोई भी आदमी, समझ रहे हैं, इसलिए स्ट्राइक माइंड पर नहीं कर पाता। इस कारण से आप इसको पहले लिखिए, फिर हम लोग नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं। जल्दी लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा, इसको लिखिएगा, आप लोग भी लिखिए तो जल्दी। नाम देने मन है तो नाम भी दे सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, यहाँ इस पॉइंट को बी भी कर सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, जो भी आपको मन है इच्छा के अनुसार। नाम नहीं भी देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। बस पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है वो आपको समझ, जब राइट साइड लेंगे फाइनल पॉइंट तो पक्का है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, है कि नहीं। राइट साइड लेफ्ट साइड अगर फाइनल पॉइंट लेंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंपल सी बात है। और जीरो डिस्प्लेसमेंट पर तो हम लोग बात कर ही दिए थे छोटी, कि जहाँ से बॉडी स्टार्ट होता है, जहाँ इनिशियल पॉइंट होगा, वहीं अगर बॉडी का फाइनल पॉइंट हो जाए, इसका मतलब वहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है कि नहीं। फिर ये भी बताया था कि अगर कोई बॉल को फेंका जाता है, फिर उसी पाथ पे अगर बॉल वापस चला आता है तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है कि नहीं। ये सब पर बात कर लिए थे। फिर हम लोग के आगे बात करना है विशेष, तो ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पे बात कर लिए हैं, अब हम लोग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से बात करते हैं। ये सब फिर से पढ़ाया जाएगा जब ऑफलाइन क्लास आएगा, तो वहाँ अभी बस सिर्फ जो है बेसिक्स दे रहे हैं, सब चीज़ के बारे में डिटेल में भी जा रहे हैं, लेकिन और भी डिटेल में पता चलेगा, वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से लिखाया जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फास्ट लिखिएगा, छोटे बोर्ड से आप लोग लिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अगर x2 को अगर फाइनल पॉइंट मान लिया जाए, इसको फाइनल पॉइंट मानते हैं, फाइनल पॉइंट, इसको अगर इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट, इसको आप इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, और इसको इनिशियल, इसको फाइनल, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी फाइनल माने थे, इसको फाइनल पॉइंट माने थे, और इसको आप जो इनिशियल पॉइंट माने थे। बात समझ में आ रहा? इनिशियल पॉइंट तो इस तरह से हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ से फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट मीन्स x2 माइनस x1। अब x2 कितना है, अब -1 है, और x2 कितना है, -1 तक है, और x1 कितना है, बीच में माइनस, x1 कितना है, +3 यूनिट तक गया। बात समझ में आ रहा? तो यहाँ से -1 प्लस माइनस -3 बराबर -4 आते, समझ में आ रहा? ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं किए, ये पूरा एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए हैं। जीरो से छोटा सब मान होगा, -1 -2 डॉट माइनस इन्फानाइट तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फानाइट तक जाएगा। अब इस बात को ध्यान दीजिए, 0 से लेकर 3 तक ले सकते हैं, 2 तक तो मतलब एक एजम्पशन मान लिया गया, आपको जितना चाहत है उतना ले सकते हैं। तो 0 से 3 यूनिट तक अगर गया तो उसके बाद तो इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट कह दिए कि 0 से 3 यूनिट इनिशियल पॉइंट है, ठीक। और ये फाइनल पॉइंट इन्हें इधर से जा रहा है, इधर। बात समझ में, इनिशियल से फाइनल आ रहा है। बात समझ में आ, पहले इनिशियल से न स्टार्ट होता, बड़ी इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर आने पहले हो रहा था इधर से उधर जा रहा था। बात समझ में आ रहा? अब उल्टा चल रहा है, इधर से उधर, साइन में भी उल्टा हुआ। तो इसका मतलब है
इसको फाइनल पॉइंट मानते हैं, इसको इनिशियल पॉइंट मानते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर x2 माइनस x1 होगा। तो इसका मतलब है x2 माइनस x1 यानी फाइनल पॉइंट कितना है 0 से 1 तक, 1 यूनिट तक आया, -1 तक, तो x2 माइनस 1, 0 से 3 तक गया तो +3, अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए, तो -1 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, इसलिए कह सकते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में माइनस में आ रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो। बातें समझ में आया तो लिखिएगा, फिर हम लोग आगे बात लिखिएगा। जल्दी लिखिएगा शुरू आप लोग। इन लोग को लिखिए। कॉपी नहीं सजा रहे, कॉपी सजाएगा तो फिर दिक्कत होगा, घर में भी पढ़िए तो फिर कुछ पता नहीं चलेगा, हो जाएगा फिर ठेल ठाल के कितना चढ़ाएंगे, है कि नहीं। आपने भी मेहनत करना, टीचर लोग एक सहारा रहता ना छोटू, है कि नहीं, गाइडेंस मिलेगा आपको और थोड़ा सा अथी मिलता है, आप उन्हीं पर डिपेंड रहे, अपना मेहनत नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर बात कर लिए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर बात कर लिए, जीरो डिस्प्लेसमेंट पर भी बात करनी है कि नहीं। जीरो डिस्प्लेसमेंट इसके पिछले लेक्चर में भी बात किए थे, हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड के बारे में। स्पीड स्टार्ट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड में क्या कहना है, कहानी उसमें क्या था कि कोई भी बड़ी कार चल रहा है तो कार से अगर चलता है रोड पे तो आप देखते हैं कि अच्छा ये कार स्पीड चल रहा है कि स्लो चल रहा है, उसके बारे में एक आइडिया लगाते हैं, है कि नहीं। तो आइडिया अबाउट फास्ट एंड स्लो मूविंग ए कार, कोई भी कार कितना फास्ट और स्लो चल रहा है उसी को हम लोग स्पीड भी कहते हैं। और समझ में या तो स्पीड इज डिफाइंड एज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड, बात समझ में आ रहा है, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया उसी को हम लोग स्पीड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है, हम लोग स्पीड के नाम से यही बात कर रहे थे ना। स्पीड उसको कहते हैं कि स्पीड जो है बात किया जाए तो स्पीड बराबर आप जानते हैं कि डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो स्पीड को हम लोग डिफाइन किए थे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, बात समझ में आ रहा है। और हम लोग टाइम को जनरली सेकेंड में बात करते हैं, इसलिए पर यूनिट सेकेंड भी बोल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्पीड इज डिफाइंड एज स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस पर यूनिट, डिस्टेंस पर यूनिट सेकेंड, डिस्टेंस पर सेकेंड या पर यूनिट सेकेंड भी बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम कह दीजिए, पर यूनिट। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सेकेंड भी बोल सकते हैं, पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड कहें, बात समझ में आ रहा है। ये सब तो आप जानते होंगे, यानी डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो आप बताइएगा स्पीड बराबर, ये सब पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। बोलिएगा बोलिएगा स्पीड का जो है, स्पीड क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं छोटू, स्पीड क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ से। नहीं सर, इससे रो सर। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि स्पीड जो है भी मान लेते हैं, और डिस्टेंस को अगर हम लोग एम कर देते हैं, लेंथ होता है, डिस्टेंस एक लंबाई होता है, मीटर होता है, और मीटर बाई पर सेकेंड, यानी v इक्वल टू एम बाई एस हो गया। बात समझ में आ रहा है, v इक्वल टू एम बाई एस,
यानी जो है इसका यूनिट के बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये आपका यूनिट निकालना है। तो ये सब पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, क्लियर है कि नहीं? ये सब पर तो चर्चा करना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ये सब पर जितने भी है हम लोग बात कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर फार्मूला की बात किया जाए तब यहाँ से आप यूनिट नहीं दे के फार्मूला भी देख सकते हैं इस तरह से कि अगर स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ से और डिस्टेंस को बताया थे कि s से और टाइम को t के, तो v बराबर s/t होगा। v बराबर s/t होगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। बात समझ में आ रहा? तो आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा, छोटू किन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। इसके आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का क्या यूनिट होगा? तो ध्यान दीजिएगा, स्पीड बराबर हम लोग जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड के मतलब होता ही है डिस्टेंस बटा टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। और v को, स्पीड को अगर v से करते हैं, डिस्टेंस को बात करते हैं, डिस्टेंस को अगर बात किया जाए तो हम लोग डिस्टेंस एक प्रकार लंबाई है, लेंथ है, तो l से m से, मीटर से, और टाइम जो है आपको टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। अब m/s यानी v बराबर मीटर पर सेकेंड, और इसी को मीटर सेकेंड इन्वर्स भी करते हैं। क्या समझ में आ रहा? ये इसका यूनिट ऑफ स्पीड था, यूनिट ऑफ स्पीड था। तो इसमें 2-3 बार ध्यान देना पड़ता है छोटू। कभी कभी बिगर यूनिट पूछ देता है कि स्पीड का बिगर यूनिट बताइए, या स्पीड का जो है आप स्मॉलर यूनिट बताइए। बात समझ में आ रहा? या तो आपको बिगर यूनिट पूछेगा या तो स्मॉलर यूनिट पूछेगा। तो इस बात को ध्यान दे दीजिएगा कि बिगर यूनिट के, क्योंकि मेन यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। स्पीड का मेन यूनिट बात किया जाए तो मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर स्मॉलर यूनिट नोट में लिख देते हैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ स्पीड इज स्मॉलर यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड का स्मॉलर यूनिट बात किया जाए, स्मॉलर यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड नहीं करके सेंटीमीटर, इधर नहीं दिखेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसी को अगर हम लोग बात करते हैं तो cm लिख सकते हैं, सेंटीमीटर और पर सेकेंड ऐसे लिखते हैं। इसी को लिखेंगे तो cm सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा? तो ये जो है हम लोग बात किए हैं स्पीड का स्मॉलर यूनिट, जब मतलब बहुत छोटा ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, तब इस यूनिट से आप मेजर कर सकते हैं। अगर कोई गाड़ी चल रहा है, बहुत छोटा डिस्टेंस को मेजर किया, बहुत छोटा डिस्टेंस चला, एकदम बहुत मतलब ज़्यादा दूर नहीं चला, इसका मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड में मेजर आप कर सकते हैं, यूनिट लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा 1 घंटा में 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब बिगर यूनिट की बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्हीकल में, कोई भी गाड़ी वगैरह बाइक चलाते हैं तो स्पीडोमीटर ये सब जो मेजरमेंट करता है आपका मीटर पर सेकेंड में नहीं मेजर करता, किलोमीटर पर आवर में मेजर करता है। बात समझ में आ रहा है? जो आपको बाइक में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, ऑडोमीटर, वो बताएंगे स्पीडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर क्या होता है। तो जो बाइक में लगा हुआ रहता है वो जो है हमको डिस्टेंस जब चलाते हैं तो हमको इसमें नहीं देता, सेंटीमीटर पर सेकेंड में नहीं मेजर करता, वो हमेशा मेजर करता है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब है 1 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को किलोमीटर पर आवर कहते हैं। पर का मतलब है कि 1 घंटा में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया। बात समझ में आ रहा है? तो जितने भी व्हीकल वगैरह हैं वो किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं, इसलिए हम लोग इसका बिगर यूनिट की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आवर होगा। स्पीड का बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर होगा, लेकिन स्मॉलर यूनिट की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, और इस तरह से हम लोग लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नोट में छोटू कि बिगर यूनिट ऑफ स्पीड, इसको जल्दी लिखिएगा।
सर सेंटीमीटर में बात कैसे लगी? चलिए सेंटीमीटर 10 पर पावर नहीं, माइनस ऊपर सेंटीमीटर उसके ऊपर सेंटीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड लिखा होगा। इधर तो आप लोग लिखे हुए हैं, इधर भी लिखिएगा। मेन वो देखिए ये नहीं लिखे थे, इसलिए हम इसका बात कर दिए, जिक्र कर दिए। पर यूनिट एक घंटा में अगर जो कह दे कोई गाड़ी है, कोई कार है जो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, इसका इस बात को क्या कहने का मतलब ये होगा कि एक घंटा में वो 20 किलोमीटर चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर के मतलब ये है कि एक घंटा में गाड़ी कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? कि पर आवर के मतलब है, पर सेकेंड का मतलब है कितना, कि जैसे 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब है एक सेकेंड में जो है कार 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव की। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि नहीं? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्लियर होना चाहिए छोटू। अगर 10 किलोमीटर पर आवर बोले तो इसका मतलब एक घंटा में 10 किलोमीटर गया। वही बोले 10 मीटर पर सेकंड बोले, इसका मतलब एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड गया। बात समझ में आ रहा है? उसका स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में उतना चला। क्लियर है कि नहीं? तो ये ध्यान दीजिए इस बात, नहीं कि पर का मतलब ये होता है उतना में चलना। अब ध्यान दीजिएगा, और फिर हम लोग विशेष बात करेंगे भी, छोटा चैप्टर स्टार्ट होगा तो और भी डिटेल में लेके जाएंगे, लेकिन चीज़ें आपको यही सब मिलेगा, जो आपको मिल रहा है वही सब मिलेगा। बस बेसिक के रूप में सब कुछ देखते हुए, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का 10th भी पढ़ा हुआ नहीं है, 9th में नहीं पढ़ा था, तो इस कारण से हम लोग देखते हुए बेसिक के रूप में सब कुछ ले चल रहे हैं। और समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दीजिएगा, बिगर यूनिट नोट 2 में लिखते हैं। पहले समझ लीजिए, बिगर यूनिट की बात करते हैं तो बिगर यूनिट ऑफ स्पीड, बिगर यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का अगर बिगर यूनिट बात करें, बिगर यूनिट ऑफ स्पीड इज आपका किलोमीटर पर आवर होता है। किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखिए, पहले किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर दैट इज km, इसको kmph बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं kmph, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। kmph में शॉर्ट में कहीं लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब समझना है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब समझना है किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, पर आवर। और समझ में, शॉर्ट नेम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बातें फिजिक्स में न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तो वहाँ इस बात को पता चलना चाहिए। किलोमीटर पर आवर हो गया छोटू। तो अब ध्यान दीजिए, और इसको लिखते हैं तो इस तरह से ही लिखते हैं, दैट इज किलोमीटर पर आवर, मतलब इस तरह से पर का मतलब और समझ में नींद आ रहा है। किलोमीटर पर आवर इसी को लिखना चाहते हैं और करके, तो किलोमीटर पर आवर को आवर पर पावर -1 हो जाए, है कि नहीं? तो आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर होगा छोटू। तो जल्दी आपका कोई भी स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड में ये बताए कि अगर कोई कार चल रहा है तो कितना फास्ट और कितना स्लो चल रहा है, उसके बारे में हम लोग को आइडिया मिलता है कि नहीं? और उससे ज़्यादा तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता। फिर और भी देखे थे कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, उसी को स्पीड का है। एक सेकंड में कोई बॉडी, कोई भी चीज़, कार रहे, बाइक रहे, कोई भी रहे, अगर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम लोग स्पीड कह रहे थे, डिफाइन नहीं कर रहे थे। फिर बताया कि यूनिट इसका जो है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v बराबर s/t होता है, v बराबर s/t होता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपका जो है, फिर पढ़ें हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में। यूनिट देखें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो स्पीड को v से और डिस्टेंस को एक प्रकार का लंबाई है तो मीटर से, टाइम जो है सेकेंड में मेजर करते हैं, m/s होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, है कि नहीं? अगर नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, अगर कोई कार जो है नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, उतना फास्ट नहीं चल रहा, नॉर्मल से चल रहा है, या दूरी बहुत कम ट्रैवल किया,
ऐसे समझिए डिस्टेंस बहुत कम ट्रेवल किया तो वहाँ मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड के अनुसार से देखेंगे कि 1 सेकंड में कितना चला है कि नहीं। लेकिन अगर वही थोड़ा सा और कम दूरी ट्रेवल करे, बहुत और उससे भी कम, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में देखेंगे। लेकिन बहुत लंबा ट्रेवल किए कि 50, 60, 80 किलोमीटर गया, इसका मतलब घंटा में देखेंगे कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर मूव किया। तो 3 तरह के यूनिट पर बात की है, सब समझ में आ रहा है। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है। सेंटीमीटर पर सेकेंड थोड़ा सा जब डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए मेजर किए, उससे भी कम है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड यूज किए। सबसे ज़्यादा यूनिट की बात करें तो कौन होता है, किलोमीटर पर आवर। तो अभी हम लोग जब भी कार को मेजर करते हैं तो किलोमीटर पर ही आवर में देखते हैं कि 1 घंटा में, जैसे यहाँ से राजगीर जाना है तो 1 घंटा में कितना कार चला, वही स्पीड कहलाएगा उसका। बात समझ में आ रहा है। तो इस पर बात पर ये फिर लिखने के लिए बताया कि इस तरह से यूनिट होता है। यूनिट को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं छोटू। अगला पॉइंट में ये लिखेंगे कि स्पीड आपका जो है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये सब ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में स्केलर और वेक्टर पहचानने में बहुत दिक्कत होगी। बात समझ में आया। स्केलर और वेक्टर जिस बच्चा को पहचानने नहीं आया फिर फिजिक्स समझ में नहीं आने जा रहा। अब जो वेक्टर होगा आप उसको सिंपल अलजेब्रा से जोड़ दीजिएगा, कहानी खत्म। बात समझ में आ रहा है। क्योंकि वेक्टर तो सिंपल अलजेब्रा में जुड़ता नहीं, वो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करता है और वगैरह वगैरह फॉलो करता है, वो सब वेक्टर में पढ़ाया जाएगा तो एहसास होगा। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड आपका जो है कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं। बात समझ। जैसा ही डायरेक्शन की बात कह दिया इसका मतलब आपको समझना है कि वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है। आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर होगा। यहाँ तक जल्दी लिखिएगा, फिर हम लोग विशेष बात करते हैं इसके आगे। बगल में लिख सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर बात कर रहा है इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब हम लोग ध्यान देंगे 2 यूनिट पर बात करते हैं, विशेष बात करेंगे, वही आप लोग का 9th में मेन यूनिट। बात समझ में आया। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्जन करते हैं और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे सेकेंड चेंज करते हैं। बातें समझ में आ रहा। क्योंकि ये दोनों यूनिट आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। बात समझ में आ रहा। डायरेक्टली आपको काम देने वाला है। अब जब एससी वर्मा बनाइएगा तो उसमें और ज़्यादा यूज हो जाएगा। और 11th क्लास के बच्चे के लिए भी ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो बहुत आगे हेल्प करेगा। वो तो आप खुद ही जब 11th में जाइएगा एक कॉपिया को संपापड़ी बेच के नहीं खा जाइएगा, है कि नहीं। संपापड़ी बेच के खाइएगा तो फिर वही संपापड़ी नियन भी दिक्कत हो जाएगा। और क्या। तो आशा करते हैं क्लियर होगा छोटू। इधर वाला मिटाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन पर बात कर लेते हैं। इसका मेन यूनिट आप ध्यान रखिएगा कि जो है किस तरह से हम लोग को आता है उसको हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात ये करते हैं, इसके आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन पर। यूनिट कन्वर्जन
यूनिट कन्वर्जन पे अगर बात करते हैं तो दो यूनिट देखेंगे। 2 यूनिट का यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, और मीटर पर सेकंड दिया हुआ रहेगा तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। बात समझ में आ रहा है। ये बात सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्पीड हमेशा आप जानिए जब बहुत लंबा स्पीड होगा बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब किलोमीटर पर आवर में ही चेंज करना पड़ेगा ना, तो उसके अनुसार यूनिट हम लोग को देखना पड़ता है। तो 2 यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड बहुत कम हो जाता है, वो नहीं के बराबर आता है। बात समझ में आ रहा है। सेंटीमीटर पर सेकंड जो यूनिट लिखाए हैं वो नहीं के बराबर स्पीड में यूज करने के लिए आता है, लेकिन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बहुत ज़्यादा यूज आएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में भी बहुत ज़्यादा यूज आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो ध्यान दीजिएगा, जब किलोमीटर से पर मीटर पर सेकेंड में यूज करते हैं तो डायरेक्ट याद रखिए 18/5 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा है। सॉरी 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब जो है किन्हीं को लग रहा है कि आपको कैलकुलेटेड वैल्यू याद है, हमको तो याद है ये भैया, आप लोग को भी याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अब इसको देख लेते हैं, प्रूफ भी कर लेते हैं, ताकि आप लोग को तो प्रूफ भी चाहिए, हम प्रूफ ही देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ है नहीं, मान लिया जाए कोई कार का स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, और उसको हमको चेंज करके बताइए मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। बात समझ में आ रहा। कोई कार जो है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब 1 घंटा में वो कार जो है 36 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि कोई कार जो है ट्रेवल कर रहा है 1 घंटा में 36 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है। अगर बात किया जाए 20 किलोमीटर पर आवर के बाद, यानी 1 घंटा में वो कार जो है ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब बताएं। तो अब हम लोग मान लेते हैं कोई कार है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में से चल रहा है, ट्रेवल कर रहा था, यानी 1 घंटा में कितना 36 किलोमीटर गया कोई कार था। अब इसी को हम लोग कन्वर्टेड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा, 1000 मीटर में। बहुत अच्छा, यानी लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 10 पर पावर 1000 मीटर लिख देंगे। यह मतलब मीटर। क्लियर है कि नहीं। 1000 मीटर, इसी को शॉर्ट में 1 km बराबर 1000 मीटर भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसी को 1 किलोमीटर में आप 10 पर पावर 3 मीटर भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। शॉर्ट में ये सब नाम कभी बुक में ऐसे लिखा हो रहेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे, सब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब एक ही चीज़ लिखा हुआ। अब जो है आप बताइए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो हमको बताइए 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड। लिखाया हुआ है सर, जब डायमेंशन पढ़ा रहे थे उसमें भी लिखाया। तो लिखेंगे 1 घंटा में 1 आवर बराबर 1 घंटा में 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड। होगा कि नहीं होगा, इसमें पता है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 और फिर मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए तो फिर 60, तो 60 गुने 60 कितना होगा, 3600 सेकेंड होगा। बात समझ में आ रहा है। पहले आवर को क्या चीज़ में बदले, मिनट में, तो 60, फिर मिनट को क्या चीज़ में, सेकेंड में, तो फिर 60, तो 60 गुने 60 कितना, 3600। क्लियर है कि नहीं, सेकेंड क्लियर होना चाहिए। मिनट में पहले बदले, ये सब भी लिख देते हैं, अपना जानते हुए लिख देते हैं कि आप लोग भी ये सब पता होना चाहिए। और इसको फिर सेकेंड में, मतलब मिनट को सेकेंड में चेंज किए, इस तरह से
आशा करते सभी लोग को समझ में आया होगा इस बात पर जो है जिस पे बात किया जा रहा है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा छोटू, क्योंकि 5/18 आप उतना नहीं करने जाइएगा बार बार हमेशा उसको 1000 से गुना करो फिर 3600 से भागा दो तब किलोमीटर जो मीटर पर सेकंड में बदलेगा। अगर आपको याद है कि 5/18 होता है तो जितना रहेगा उतना गुना कर दो, डायरेक्ट 5/18 हो जाएगा। है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा तो 3600 अब मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए गुना करना पड़ेगा, लेकिन मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा? कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत होगी। किलोमीटर से तो 3600 गुने कितना होगा? 1000 होगा। 36 गुने 1000 होगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से अब पर आवर का मतलब 1 घंटा, पर आवर का मतलब 1 घंटा, पर का मतलब डिवीजन बटा। तो यहाँ से आवर ही सिर्फ लिखिए। अब 1 आवर लिखना का मतलब है तो 1 आवर भी लिख दीजिए। ऐसा हूँ 1 घंटा की ही बात हो रहा है। ऐसे बताया 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब ही है 1 घंटा में 36 किलोमीटर चला गाड़ी। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, 1 आवर भी लिख सकते हैं। तो बोलिएगा 36 जो भी आएगा यहाँ, जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा एग्जैक्ट देखिए क्या लिखाता है वहाँ, देखते हैं। हो सकता है इसका उल्टा आ जाए, है कि नहीं? जो भी आएगा देख लेते हैं। 36 गुने 1000 और बटा यहाँ से आपका जो है कितना हो जाएगा छोटू? 3600 हो जाएगा। कितना होगा? 3600 होगा। सॉरी ये हट जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है? यही आएगा, यही आएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, है कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। तो अब हम लोग कितना करेंगे? 36 से 36 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, 36 से 36 भी कट जाएगा तो कितना? 10 आ गया ना। ठीक, यानी इसका मतलब है 36 किलोमीटर पर आवर जो हम लोग ले रहे हैं उससे कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं आ रहा। बात समझ में आ रहा है? 36 और आया तो आ जाए। नहीं, अब ऐसा तो नहीं है कुछ हो जाएगा 36 के जगह पर, क्योंकि 10 5 से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा। अगर इसी में हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर, देखिए कुछ वैल्यू एग्जाम्पल माना जाता है हम लोग के, तो बस कैलकुलेटेड वैल्यू याद रहता है। अब 10 किलोमीटर को ही बदल देते हैं तो 10 गुने 10 गुने 1000, 10 गुने 1000, 10 गुने लिखेंगे 10 गुने 10 गुने यहाँ से 1000 लिखने वाले हैं तो 1000 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे और बटा आवर को क्या चीज में? 1 आवर। तो यहाँ से 10 गुने 1000 और बटा 36 होगा। 3600 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ से 0 से 0 0 से 0 10 है कि कितना होगा? 100 बटा कितना? 36। क्लियर है कि नहीं? अब इसको काट लें, कितना होगा? 50 50 और 18 50 18 होगा। नहीं, कटेगा 25 9 25 और 9 25 और 9 नहीं, 25 और 9 ये किलोमीटर, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। हम लोग के कैलकुलेटेड वैल्यू जितना कर रहे हैं उतना नहीं आ रहा है। इसको लिखिएगा, पहले इसको लिखिएगा फिर हम लोग विशेष बात करते हैं। हाँ, इसको लिखिए, इस तरह से बदलिए, बाकी फिर विशेष बात किया जाएगा। 5/18 भी नहीं बात करते, फिर बात करते हैं उसको। लिखिएगा जरूर।
लिखिएगा छोटू जल्दी। प्रूफ भी लिखे नहीं, वो लिखिए डायरेक्ट लिखिए 36 किलोमीटर। देखिए क्या सर? अब जो है इसको लिख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के बात करते हैं। छुटू ध्यान दीजिएगा, हम लोग कन्वर्जन देख रहे हैं। एक क्लियर है कि नहीं? बस समझ में आ रहा? जब किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड होगा तो डायरेक्टली आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। 36 गुने मीटर को जो है किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, तो 1000 मीटर कर सकते थे। 36 गुने 1000 और हावर को क्या चीज़ में, सेकेंड में। तो सेकेंड में बदलिए 36 को काटिएगा, जो आएगा वही आएगा मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रहा? हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू देख रहे हैं, उसको 5/18 18/5 कैसे आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो कैसे आता है, देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे बात करते हैं कि अगर मीटर पर सेकेंड से बदलना था किलोमीटर पर आवर से, यूनिट ऑफ कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन ही हम लोग देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे थे कि कन्वर्ट, ये है कन्वर्ट किलोमीटर टू किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में बदलना। अब समझ में आ रहा? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो इस बात को एहसास होगा कि अगर हम लोग कर रहे थे, अब बात कर रहे थे 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। बात समझ में आ रहा? फिर 1 घंटा में 1 आवर में 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड होता है। बात समझ में आ रहा? अब यहाँ से बात ये करना है कि यहाँ ध्यान देना है कितना है, किलोमीटर से किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। तो अब मान लीजिए कैलकुलेटेड वैल्यू की अगर बात किया जाए तो इसके पहले हम लोग 36 किलोमीटर पर आवर से भी लेके देखे थे, जो कि आपका कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं आ पाया था। बात समझ में आ रहा? हमको इन्हें क्यों बोला आपका आंसर गलती है, वो गलत नहीं है। बात समझ में आ? किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में वही बदलने का रास्ता, लेकिन एक एग्जैक्टली डायरेक्टली वैल्यू हमको याद रखना है कि 5/18 होगा या 18/5 होगा। उसके लिए हम लोग को एजम्पशन मानना पड़ता है। बात समझ में आ रहा? तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि कोई कार था जो कि 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा। बात समझ में आ रहा? 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा, क्योंकि हम लोग देखे 36 में नहीं आया, अब 72 में चेक करके देखते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा?
अब ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हमको याद रहता है, नो तो ये बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे छोटू, और एक आवर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आप जान सकते हैं 72 गुने 1000 बटा एक आवर में कितना सेकेंड होगा, क्योंकि मीटर सेकेंड में बदलना है ना। Yes. ये किलोमीटर था मीटर में बदल गया, Yes. अब आवर था सेकेंड में बदल गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं मीटर सेकेंड, यहाँ भी मीटर सेकेंड बटा यहाँ से कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से काट सकते हैं छोटू, तो आप ध्यान दीजिएगा 72 गुने 1000 बटा कितना 3600, क्लियर है कि नहीं, बटा 3600 सेकेंड होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए ये 2 जीरो कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा 36 एकम 36 होगा, 36 दूना 72, 36 दूना 72। तो यहाँ से कितना आया 10 दूना 36 दूना 72, बात समझ में आ रहा, 36 दूना 72। तो यहाँ से हम लोग अगर बात किए तो 10 दूना कितना हो रहा 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। बात समझ में आ रहा है, कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी तरह से अगर बात किया जाए, फिर हम लोग और देख लेते हैं। मान लिया जाए आप ले लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग ले लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको यूनिट बताइएगा कितना होगा, जल्दी निकाल के बताइए तो इसके कन्वर्जन से 20 किलोमीटर पर आवर। जल्दी बताइए। जल्दी लिखिएगा। 50/9 मीटर पर सेकंड। यस है 50/9। तो ये आशा करते हैं सभी से ये बन गया होगा छोटू। बस यूनिट कन्वर्जन देख रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 20 गुने आप किए होंगे 1000, तो ये आपका मीटर में बदल गया। और 1 आवर, तो 1 आवर को आप ये किए होंगे 20 गुने 1000 मीटर, और बटा कितना होगा 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से सॉरी ये जीरो ही रहेगा ना। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं 200 बटा 36 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से काट भी सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 2 से 100 हो जाएगा और 18 होगा, फिर कितना होगा 50 होगा, फिर कितना होगा 9 होगा, इतना मीटर पर सेकेंड। बातें समझ में आए तो आशा करते हैं कि ही कोई यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत नहीं हो रहा होगा छोटू। मीटर से किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड चेंज करने, बात समझ में आया। अब हम लोग विशेष थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम लोग 5/18 को केसेस में लाना चाहते हैं या 18/5 को, तो आपको इस बात को ध्यान रहेगा कि 1 किलोमीटर पर आवर में देख लेते हैं कितना निकलता है। उसी के अनुसार हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इतना आएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष बात बोल रहे हैं तो आशा करते हैं सभी लोग के कंफर्म होंगे। देखिएगा, जैसे बात किया जाए 1 किलोमीटर पर आवर को बदल दीजिए 1 मीटर या मीटर पर सेकेंड, ऐसा हो नहीं है तो 1 मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए। बात समझ में। इसी को और लिखा जाता है 1 किलोमीटर पर आवर को बदल दीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है, दोनों तो सेम चीज है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस बात को यहाँ से पता चलेगा छोटू। यहाँ से हम लोग करेंगे 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर में ध्यान से देखिएगा 1 किलोमीटर बराबर ये 10⁻³ मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, और 1 घंटा बराबर 1 आवर बराबर
3600 सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड होगा। बातें समझ में आ रहा है? 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो यहाँ से ये आप देखिएगा 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदल देंगे तो 1 गुने 10 पर पावर 1 गुने 1000 हो जाएगा। 10 पर पावर 3 का मतलब 1000 मीटर। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ से और बटा मीटर, अब जो है पर आवर क्या चीज में है? निगेटिव मान है, तो निगेटिव को पॉजिटिव लाएंगे तो बटा में आएगा, यानी 1 आवर हो जाएगा। लिख सकते हैं। इसी को अगर बात करते हैं, जैसे था किलोमीटर पर आवर था छोटू, इसका मतलब किलोमीटर बटा आवर था, और इसी को ले गए ना तो किलोमीटर पर आवर ऐसे हुआ। तो उसको जो है पॉजिटिव, आपका पहले निगेटिव था, फिर पॉजिटिव लाएंगे तो बटा में आवर आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 गुने 1000 और बटा 3600 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? मीटर में हो गया, ये सेकेंड में आप यहाँ से देख सकते हैं, काट सकते हैं। ये सेकेंड हो गया, सेकेंड इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 बटा 36, 2 से 5 और 2 से 18, यानी हम लोग यूज कर सकते हैं तो मीटर से पर सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटा किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से यूज करते हैं। समझ में आया? पहले इसलिए डायरेक्टली देखिए बताने के 2-3 मेथड होता, डायरेक्टली भी बता सकते थे, लेकिन 3-4 गो मेथड इसलिए उस तरह से बताया कि ताकि आपको माइंड में सेटअप हो जाए कि किलोमीटर से कैसे 1 मीटर 1 किलोमीटर में कितना। आधा बच्चे को पता नहीं होता 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता, उसी को तो चेंज करते करते हालत बेचारा पेंचर हो जाता। इसलिए 3-4 क्वेश्चन इस पर करवाए, तो आशा है कि सभी लोगों को समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब बस इसका जस्ट उल्टा आप बात करेंगे तो आप लोग हाथ से बना के आइएगा। इसका जस्ट उल्टा बात करेंगे तो अभी 3600 ऊपर हो जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, फिर अभी आ जाएगा इसका उल्टा क्या 5 बटा 18 है, तो इसका जस्ट उल्टा 18 बटा 5 आ जाएगा। तो यानी से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। आप देखिए प्रूफ अभी कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी इसका कितना है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में 72 किलोमीटर पर आवर की बात किए थे, तो वहाँ से कितना निकल के आया बताइए तो? क्या 72 किलोमीटर पर आवर से निकाले थे तो कितना स्पीड निकल के आया था उसका मीटर पर सेकेंड में बताइए? 10 मीटर आया था। 20। अब देखिएगा 72 किलो, देखिए ध्यान दीजिएगा 72 किलोमीटर, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है, उतना पितम्मा करने वाले है नहीं। अब डायरेक्ट 5 बटा 18 यूज करने वाले, क्योंकि आप यहाँ से कैलकुलेटेड वैल्यू देख चुके हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट 72 गुने 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 दूना 72, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड नहीं आ रहा है। हो गया 18 दूना 36, 18 ठीक 20 है। हाँ 20, 18 चौक 72, 18 4 जा 20 होगा। अब यहाँ से काटेंगे और 20 मीटर पर सेकेंड हो। बात समझ में आ रहा है? वो तो आप काटने छाटने जानते हो, सब सिली मिस्टेक होता है और आप लोग अपनी लॉजिक भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बनाना होगा तो इसका मतलब हमेशा 5 बटा 18 यूज करना है, और जो मीटर पर सेकेंड से जस्ट इसका उल्टा तो 18 बटा 5 यूज करना है। फिर प्रूफ भी हम बता दिए कैसे होगा। अब इसी को अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसी को दूसरा नोट में करके लिख लेंगे। फोर चेंज किलोमीटर, किलो डायरेक्ट लिखते हैं, फोर चेंज किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड यूज 5 बटा 18 एंड उसी तरह से 4 चेंज मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर 18 बटा 5 यूज, 18 बटा 5 को हम लोग यूज करें। बातें समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? किन्हीं को दिक्कत? तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं छोटू,
फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, जो बात करेंगे वेलोसिटी पर बात करेंगे। जितना भी स्पीड का कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया गया। आप लोग अगर सक्षम है तो इसको निकाल के आइएगा, और सक्षम नहीं है तो नहीं निकाल के आइएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हम मेथड सिखा देंगे। बात समझ में आ रहा? तो आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर होगा, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उन लोग भी ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। 11th क्लास में जो है ये सब बहुत ज़्यादा यूज आएगा। यूज क्या आएगा? किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हमेशा आना ही चाहिए। और आप डायरेक्ट आप नहीं उस तरह से 1000 इसके पहले जो बता रहे वो नहीं याद रखना। आप 5/18 डायरेक्ट याद रखना है, और फिर उसके उल्टा जो है मीटर पर सेकेंड से 18/5 यूज करना है। क्योंकि ये सी बनवा के नोमरिकल बनाइएगा आप लोग 11th वाला, तो ज़्यादा महसूस होगा। ये सब 9th में भी ये सब यूज है। तो थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन पर बात कर लिए। तो आज के टॉपिक हम लोग में स्पीड के बारे में डिटेल से पढ़ लिए, स्पीड के बारे में। अब हम लोग अगले क्लास में वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन होगा। धीरे धीरे टॉपिक बढ़ते जाएगा। 4 तारीख तक आपका ऑनलाइन जो भी क्लास दिया जा रहा है 4 तक चलेगा, फिर 2-3 दिन बंद रहेगा। और 6 तारीख से तो हम लोग सेंटर पर मिलेंगे, सेंटर पर भी होगा। तो 4 तारीख तक आप लोग को आना है, 5 छुट्टी रहेगा, फिर 6 से क्लास चलेगा। बातें समझ में आ रहा? तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो वीडियो देख रहे हैं वो 6 तारीख से क्लास खुल जाएगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान, जो भी आसपास आने वाले हैं जिनको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि 5, 7 या 8 तारीख से हम सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, और सिलेबस स्टार्ट भी है, लेकिन जिनका छूटा हुआ है उसको भी कवर करते हुए माइंड में रखते हुए आगे बढ़ाएंगे छोटू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।